हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली 2 जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड इसी सीरीज़ में आज ये 8th ऐसे राइटिंग सेशन है। क्या टॉपिक है आज का? एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब आंख के बदले आंख, इससे क्या होगा? पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो ये एक फिलोसॉफिकल ऐसे है। इस तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे स्टैटिक ऐसे कवर कर लिए हैं और अब हम फिलोसॉफिकल ऐसे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इस ऐसे को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं बात करूंगा स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको किस तरह से ऐसे को अप्रोच करना चाहिए। देखिए, यूपीएससी में एक ऐसे लिखने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं और इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, 30 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स। अब देखिए, ये जो 60 मिनट होते हैं ये मोर देन इनफ होते हैं ऐसे को लिखने के लिए। आपको ऐसे लिखना होता है 1000 से लेके 1200 वर्ड्स के बीच में और उसके लिए 60 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यूपीएससी आपको 30 एक्स्ट्रा मिनट देती है। किस लिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए। और जितने अच्छे से आप यूटिलाइज करोगे इस 30 मिनट को उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे और ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो क्या होगा? आपका नाम कहाँ पे आएगा? वो जो होली पीडीएफ है वहाँ पे आएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो करना क्या है? आपको ऐसे को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और ये जो 30 मिनट्स होते हैं इसका आपको फ़ायदा उठाना है। देखिए, आपको क्या क्या करना होगा 30 मिनट में। जो डिफरेंट डायमेंशन है वो सोचनी होगी ऐसे की। ठीक है, आपको एनालिसिस करना होगा, क्या डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करोगे, किस तरह से आप एंड करोगे। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल आप दोगे, क्या क्या केस स्टडी आप लिखोगे, ये सभी आप डिसाइड करोगे इस 30 मिनट्स में। तो ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जब आप प्रैक्टिस करते हो ऐसे की तो तब भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। 30 मिनट केवल रफ वर्क करो और 60 मिनट में आप लिखिए। पूरा टाइम यूटिलाइज करो 90 मिनट्स का। ठीक है, पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज करो और अच्छे से अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और देखिए, इस सेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही रहेगा कि आपका स्ट्रक्चर मैं बनवा दूं, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास होता ही है। ठीक है, देखिए, ये जो कोटेशन है ये किसका है? महात्मा गांधी का। ये आप सबको पता भी होगा। और इसकी जिस्ट क्या है? इसकी जिस्ट ये है कि रिवेंज सोल्यूशन नहीं है। अगर रिवेंज वाली फिलोसॉफी को हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? जो कम्युनिटी है, जो वर्ल्ड है, उस पर काफ़ी डिजास्टर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। ये इस टॉपिक का जिस्ट है, लेकिन इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा 1200 वर्ड्स में, तो इसलिए काफ़ी सारी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, कुछ नया हमें नहीं करना है। आपने जो जीएस में पढ़ा है केवल उसी को आपको एक बार ढूंढना है, उसको रिकलेक्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस कोटेशन का मतलब क्या है। उसके बाद ये जो फिलोसॉफी है, ये जो अप्रोच है, ये जो एटीट्यूड है, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल भी देने होंगे ताकि ये जो स्टेटमेंट है इसको आप वैलिडेट कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है कि एन आई फॉर एन आई, इससे क्या हो रहा है? जो वर्ल्ड है वो ब्लाइंड हो रहा है। तो अब इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरह से ये जो अप्रोच है इससे हमको एक हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी डायमेंशन आपको ऐड करनी होगी, क्योंकि बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है। आप हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। आप सोसाइटी की बात कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, आप आईआर की बात कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, आप एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं। तो जो पेस्टल एनालिसिस की हमने बात की थी उसका यहाँ पे यूज़ है।
अब देखिए ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसमें आपको एडिशनल कोई कंटेंट नहीं चाहिए। हिस्ट्री आप पढ़ते ही हैं, सोसाइटी आप पढ़ते ही हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते ही हैं, आईआर आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सभी आप पढ़ते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऐसे के लिए अलग से कोई खास कंटेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपको किस चीज़ पे वर्क करना होगा, स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो वही आपका फोकस होना चाहिए। अब देखिए जब आपने ये बता दिया कि ये जो अप्रोच है इससे क्या चीज़ हो रही है, तो अब ये बताइए कि ये अप्रोच सही है या नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, लिंक आप कर पा रहे हैं। देखिए ऐसे में क्या है, आप जितने भी पैराग्राफ लिखते हैं तो हर पैराग्राफ के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। हमने पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर एक्सप्लेन किया, फिर बताया कि किस तरह से ये जो फिलोसॉफी है ये पूरे वर्ल्ड को ब्लाइंड करती है। अब हम एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये जो अप्रोच है, क्या ये अप्रोच सही है, क्या ये अप्रोच गलत है, ये आपको बताना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये अप्रोच गलत है। अब इसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आता है कि जब ये अप्रोच गलत है तो फिर सही अप्रोच क्या है। तो यही आपका अगला पॉइंट होना चाहिए, आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने होंगे। अब देखिए जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं वो सॉल्यूशन काम करते हैं क्या, कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास, कोई केस स्टडी है क्या आपके पास, तो वो केस स्टडी आपको यहाँ पे देनी होगी। तो देखिए लिंक हो रहा है हर पैराग्राफ के बीच में, और फिर इसके बाद आपको कंक्लूड कर देना होगा। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहे आपके ऐसे को चेक करने में, और जितने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे उससे होगा क्या, वही होली पीडीएफ हमने बात की थी, ठीक है। तो ऐसे पे आपका कमांड होना चाहिए। अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस पे आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। कंटेंट आपके पास है, केवल माइंड में ये होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। आपको वो सारे एग्जाम्पल लिखने होंगे जहाँ पे रिवेंज की बात होती है, जहाँ पे रिवेंज लिया जा रहा है और उससे किस तरह से एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, और फिर सबसे लास्ट में एक लर्नर की जो आंसर शीट है वो भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करोगे। देखिए इंट्रोडक्शन में आप ये बता दीजिए कि ये जो कोटेशन है ये किसका है। ये महात्मा गांधी का कोटेशन है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आप इसको लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको नॉलेज है, ठीक है। तो इट इज़ गिवन बाय गांधी जी, और क्यों दिया हुआ है, टू हाईलाइट द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेंजेंस, ठीक है। जो प्रतिशोध है उसके जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको बताने के लिए गांधी जी ने ये कोट दिया था। अब केवल इतना लिखना ही काफ़ी नहीं होगा, आप कोई एग्जाम्पल दो। और कहाँ से मिलेगा एग्जाम्पल, हिस्ट्री में चले जाओ, काफ़ी कुछ है। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, उसके पीछे यही अप्रोच है। वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे क्या था मेन चीज़, जो ऑस्ट्रियन प्रिंस है उसकी डेथ हुई थी, और फिर उसके चलते पूरे यूरोप में, जो पूरा यूरोप है वो वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हो गया था। तो देखो आपने कोटेशन बताया और उसको वैलिडेट कर दिया एक एग्जाम्पल से, तो ये अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। लेकिन अभी भी ना ये जो कोटेशन है इसको समझाना पड़ेगा आपको कि इसका मतलब क्या है। तो गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि रिवेंज एक सही अप्रोच नहीं है। इससे क्या होता है, इससे वायलेंस क्रिएट होती है और एक तरह का विशियस साइकिल जो है वो क्रिएट होता है, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, सोसाइटी के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, कम्युनिटीज़ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सबके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस फिलोसॉफी रिजल्ट इन द एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस। अब देखिए जब भी आप कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अगर एग्जाम्पल होगा तो मज़ा आता है, तब लगता है कि आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो, आपके पास सॉलिड प्रूफ है अपनी चीज़ों को वैलिडेट करने का। तो इसके बाद क्या करो, आप हिस्ट्री को बीच में ले आओ कि हिस्ट्री में हमें काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये फिलोसॉफी हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। आप हिटलर की बात कर सकते हो, उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। आप इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की बात कर सकते हो, कितने दंगे हुए थे हिंदू वर्सेस मुस्लिम, और आज भी हमें कम्युनल डिसहार्मोनी देखने को मिलती है। तो ये मैसेज क्लियर होना चाहिए। आप चाहें तो महाभारत का एग्जाम्पल दे दो, द्रोणाचार्य वर्सेस द्रुपद,
पहले दोनों फ्रेंड थे लेकिन बाद में दुश्मन हो गए थे, और फिर बाद में हुआ क्या, दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू ये मैसेज क्लियर कर सकते हो। अब देखिए पूछा क्या गया है कि एन आई फॉर एन आई, इससे क्या होगा, जो वर्ल्ड है वो ब्लाइंड होता है। तो अब इसको आपको समझाना होगा कि भाई किस तरह से वर्ल्ड जो है वो ब्लाइंड होता है। तो अब डिफरेंट डायमेंशन आनी चाहिए, सोसाइटी वाली, पॉलिटिक्स वाली, आईआर वाली, जो पेस्टल एनालिसिस है वो पूरा आपको यहाँ पे लिखना होगा कि देखिए सोसाइटी में किस तरह से ये फिलोसॉफी देखने को मिली है और किस तरह से उसका निगेटिव इफेक्ट होता है। इंडिविजुअल लेवल पे देखिए दो दोस्त हैं, किसी बात पे कहा सुनी हो गई, लेकिन रिवेंज वाली फीलिंग आती है, होता क्या है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाती है। काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और शायद आपके साथ हुआ भी होगा, क्योंकि हम सॉरी नहीं बोल पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आप रीजनल क्लैशेस की बात कर सकते हो, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट हो गए, भले ही वो कर्नाटका हो या फिर तमिलनाडु, उससे होता क्या है, वायलेंस वगैरह होती है। आप कम्युनल क्लैशेस के बारे में बात कर सकते हो, जहाँ पर रिलीजन बीच में आता है कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है। आप राइट्स की बात कर सकते हो, मुजफ्फरनगर राइट्स। आप काउ विजिलेंटिज्म, मॉब लिंचिंग, ये सब आपने पढ़ा है, इन सबको यहाँ पे डाल सकते हो। और इनका बेसिस क्या है, यही तो है कि टॉलरेंस नहीं है, आप रिवेंज लेना चाहते हो। काउ विजिलेंटिज्म में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब आप लिख दीजिए। इसके बाद आप ऑनर किलिंग ये भी लिख सकते हो, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे दिए हैं। इसके बाद आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हो। देखिए जब इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट आती है तो 9 कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगता है। उसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आती है वो भी ऐसा ही करती है। तो ये भी वही एग्जाम्पल हुआ रिवेंज वाला। आप यहाँ पे बात कर सकते हो एनजेएसी का, कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और आज तक जो एमओयू है वो साइन नहीं हो पा रहा है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। देन आईआर, इसमें भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर, वो तो उसका तो बेसिस ही यही है, दो गुट बन गए थे, एक यूएसए और एक हो गया था यूएसएसआर। ये एग्जाम्पल दे सकते हो। आप न्यूक्लियर आर्म रेस की बात कर सकते हो, किस तरह से खतरा बना हुआ है। ठीक है, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो कि जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, किसी दूसरे देश में जो एक्सट्रीमिज्म है उसको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि पाकिस्तान करता है, यूएसए ने किया था तालिबान को, उससे हुआ क्या, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है अफगानिस्तान में। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। देन इकोनॉमिक्स, टेरिफ वॉर, ये भी क्या है, रिवेंज ही तो है दो कंट्री के बीच में, भले ही वो इंडिया वर्सेस यूएसए हो, चाइना हो। करेंसी मैनिपुलेशन चाइना काफ़ी बार करता है, और उससे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड पे, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। एनवायरनमेंट, देखिए जो कंपटीशन हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में, ये भी क्या है, एक तरह का रिवेंज ही तो है कि यार तुमने मुझसे अच्छा प्रोडक्ट कैसे डेवलप कर लिया, तो अब मैं तुमसे अच्छा डेवलप करूँगा, भले ही एनवायरनमेंट का हाल ख़राब हो जाए। इससे होता क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और क्या चीज़ देखने को मिल रही है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। देखिए कंटेंट सारा आपको पता है, मैंने कोई नई चीज़ आपको नहीं बताई है, ठीक है, लेकिन आपको सही समय पे सही चीज़ लिखनी होगी और इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देन टेक्नोलॉजिकल, वही बात हो गई कंपटीशन की। देखिए स्पेस की बात कर लो, इंडिया ने कुछ डेवलप किया तो रशिया बोलेगा यार मैं इससे अच्छा करूँगा, और इस होड़ से क्या हो रहा है, काफ़ी सारी इनोवेशंस हो रही हैं और काफ़ी सारे खतरे, काफ़ी सारे थ्रेट्स भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में होता है। ठीक है, आर्म्स रेस, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ना आप काफ़ी सारी डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसके बाद आपने बता दिया कि किस तरह से वर्ल्ड पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब आप बताइए कि ये अप्रोच सही है क्या, इसके रिजल्ट क्या होते हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अप्रोच है ये सही अप्रोच नहीं है, सही अप्रोच नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में ये रम नहीं है, ये रन होगा। ठीक है, लॉन्ग रन में इसके काफ़ी डिजास्टर्स रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल दे दो लगे हाथ। देखिए फिर से चलो मॉडर्न इंडिया में, जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनकी क्या अप्रोच थी, टेरर।
किस चीज़ के लिए? बदला लेने के लिए। रिवेंज उनका मेन मोटिव था, इसके लिए वो टेरर फैला रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखिए जो भगत सिंह थे उन्होंने भी अपनी अप्रोच चेंज कर ली थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये जो अप्रोच है रिवेंज वाली, इसका लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो इसका गलत फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपने जो आर्गूमेंट को वैलिडेट करते हो किसी एग्जाम्पल के साथ, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जब ये अप्रोच सही नहीं है तो अब क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने होंगे। तो सॉल्यूशन भी गांधी जी ने दिए हैं, जो गांधीयन प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस। देखिए हमेशा कहा जाता है जस्टिस नॉट रिवेंज शुड बी आवर गोल। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए। कंपैशन, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना आना चाहिए, बिकॉज विदाउट फॉरगिवनेस लाइफ इज गवर्न बाय एन एंडलेस साइकिल ऑफ रिसेंटमेंट एंड रिटेलिएशन। ये बहुत अच्छा कोट है और इसको आप याद कर लें तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एम क्या होना चाहिए? ये जितनी भी वैल्यूज हैं जो आप पढ़ते हैं एथिक्स में, जस्टिस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, वसुदेव कुटुंबकम, इनको आपको यहाँ पे लिखना होगा। और जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल होना चाहिए। अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये पॉइंट ना सोचने होंगे ताकि आपका जो ऐसे है उसके कंटेक्स्ट में आप अच्छे पॉइंट लिख पाओ। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सोल्यूशन कि इन वैल्यूज़ को हमको फॉलो करना चाहिए। कोटेशन वगैरह लिख सकते हो आप, इनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम जो हमारी फिलोसॉफी है इंडिया की। अब इसके बाद क्या केस स्टडी है जहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो करके अच्छे रिजल्ट आए हैं? तो जब गांधी जी की ये फिलोसॉफी है, गांधी जी मानते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, तो उन्हीं का एग्जाम्पल दे दो कि किस तरह से सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ के बेसिस पे गांधी जी ने इंडिया को फ्रीडम दिलाई। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? आप अशोक की बात कर सकते हो, सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोक की। कलिंगा वॉर रिवेंज, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? धम्मा। ठीक है, धम्मा प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लिया था, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप नेम की बात कर सकते हो, आप पंचशील की बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे केस स्टडी हैं जो आपके ऐसे को अच्छा बना देंगी। इसके बाद आपको देखिए कंक्लूड करना होगा। अब कंक्लूजन भी आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। तो देखो जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि हमारा गोल क्या होना चाहिए? जस्टिस नॉट रिवेंज शुड बी आवर गोल। इसके बाद गांधी जी का एक और बहुत प्यारा कोटेशन है, हेट द सिन एंड लव द सिनर। अगर हम इन सब फिलोसॉफी को यूज़ करेंगे तो ये जो चीज़ आती है रिवेंज वाली, ये ख़त्म हो जाएगी। और फिर देखिए एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है मार्टिन लूथर किंग का, देखिए ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत प्यारा कोटेशन है और ये आप काफ़ी ऐसे में इनको यूज़ कर सकते हैं। क्या कोटेशन है? डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। तो देखिए जो मैसेज है वो क्लियर है और इससे अच्छा कंक्लूजन क्या होगा? ठीक है, तो ये सारी डायमेंशन हमने देख ली है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे वेज हैं, काफ़ी सारी डायमेंशन है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप इस ऐसे में लिख सकते हो। अब देखिए हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और एक लर्नर की जो आंसर शीट है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए एक तो ना सबसे पहले थोड़ा सा राइटिंग को इम्प्रूव करो। जो एक फर्स्ट इंप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी आपको सुधारनी होगी, अगर कर सकते हो तो। ठीक है, नहीं कर सकते हो तो फिर रहने दो, पर अगर स्कोप है, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली आपको राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। आपने किस तरह से शुरुआत की है? बाय द स्टेटमेंट ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है, गांधी जी ट्राइड टू एक्सप्रेस टू स्टॉप वायलेंस विद द मीन्स ऑफ वायलेंस कैन गिव ओनली वन रिजल्ट, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। इम्पैक्ट ओवर एनवायरनमेंट, तो देखो ये जो इम्पैक्ट ओवर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, तो ये यहाँ पे मत लिखो क्योंकि ये बहुत सारी डायमेंशन है जो आप बाद में कवर करोगे, तो इसको यहाँ पे मत लिखो। केवल आप वर्ल्ड की बात यहाँ पे करो। ठीक है, थोड़ा सा लिमिटेड रहो और बाद में जाके अपने आप को एक्सपेंड करो। ये तरीका होता है ऐसे को लिखने का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको अच्छा करना होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा करिए, कुछ एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे दो। इसके बाद आपने क्या किया है?
वर्ल्ड वॉर टू की बात की है, वही जो मैं बात कर रहा था कि एग्जाम्पल आपको देना होगा वो आपने यहाँ पे दिया है। इज द ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रूफ ऑफ गांधी जी कोट, दिस वर्ल्ड वॉर शो हाउ द राइवलरी बिटवीन पावर्स ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। अब देखो एक्सप्लेन करो ना इस चीज़ को। आप ये मान के मत चलिए कि जो एग्जामिनर उसको सब कुछ पता है, नहीं। आप ऐसा मानो कि उसको कुछ नहीं पता है, ऐसे में आपको एक्सप्लेन करना है, तभी आप ज़्यादा वर्ड्स लिख पाओगे। अगर लिमिटेड लिखोगे तो आप ही का नुकसान है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करो इस चीज़ को ताकि अच्छे से समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा आपने, इन गांधी जी ओपिनियन द मीन ऑफ नॉन वायलेंस टू काउंटर वायलेंस इज मोर इफेक्टिव देन टू टेक वायलेंट मीन्स एंड इट गेव द प्रूफ इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो वही आप ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो, क्या प्रूफ दिया, तो एग्जाम्पल बताओ। आप क्या कर रहे हो, ऐसा समझ के चल रहे हो कि जो एग्जामिनर है और आपके बीच में एक लिंकेज है और आपकी सारी बातें वो अच्छे से समझ पाएगा। ऐसा नहीं है, जो आप लिखोगे वही वो चीज़ समझ पाएगा। तो अच्छे से लिखो, थोड़ा सा अपने आप को खोलिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन करो कि किस तरह से ये प्रूफ है। इसके बाद आपने लिखा है इम्पैक्ट ऑन एन आई फॉर एन आई। देखो भाई ये जीएस का आंसर नहीं है, हेडिंग वगैरह लिखने से बचिए। देखिए कुछ लोग लिखते भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अवॉइड करो यार। ठीक है, ये ऐसे है तो मेनली पैराग्राफ फॉर्म में इसको लिखिए। अब आपने लिखा है इम्पैक्ट, तो देखो जो पहला पैराग्राफ था इससे पहले वाला और इसके बीच में लिंक नहीं है, तो वो लिंकेज मिसिंग है, तो आपको लिंक करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो फिलोसॉफी है गांधी जी की, ठीक है, ये जो गांधी जी ने सोल्यूशन दिया था, अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो किस तरह से हमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप एक छोटा पैराग्राफ लिख सकते हो। अब देखिए इम्पैक्ट आपने क्या बताया, वर्ल्ड वॉर टू द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड वॉर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री वॉज फॉट बिटवीन दिस पावर एंड अलाइज पावर पार्ट ऑफ दिस वॉर टू काउंटर द एग्रेशन ऑफ जर्मनी। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ रिलेवेंट है ना वही चीज़ लिखो। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ वॉर इज़ वेरी कॉस्टली। देखिए जो टॉपिक है वो क्या है, एन आई फॉर एन आई। टॉपिक आपका वर्ल्ड वॉर टू नहीं है। आप क्या कर रहे हो, वर्ल्ड वॉर टू को ही समझा रहे हो और उसी के इम्पैक्ट बता रहे हो कि लोगों की जानें चली गई, फेमाइन आ गई, एनवायरनमेंट पे लॉस हो गया। देखिए ये चीज़ सही नहीं है, वर्ल्ड वॉर टू पे नहीं पूछा गया है। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, लेकिन आपको हेडिंग चेंज करनी होगी। पूछा आपसे क्या गया है कि ये जो अप्रोच है इसका क्या निगेटिव इफेक्ट होता है, तो थोड़ा सा अप्रोच आपको सही करना होगा। वेरियस ऑर्गेनिज्म वो एक्सटिंक्ट हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, देन क्लाइमेट चेंज, तो ये सब पॉइंट्स वही हैं, लेकिन आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। और देखो आप क्या कर रहे हो ना, देखो बुलेट पॉइंट में लिख रहे हो, तो बुलेट पॉइंट आप ऐसे में मत लिखो यार, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। जो पैराग्राफ वाला फॉर्मेट है वही चलना चाहिए ऐसे में तो। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा है, द वॉर एफर्ट हेल्प टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड। अब देखो यार मीनिंगलेस है, ठीक है, इररिलेवेंट पॉइंट है, सही जगह नहीं है इनको लिखने की। इकोनॉमिक लॉस हुआ है जर्मनी, तो देखो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन काफ़ी लिख दी है। जो होता है ना कि रिलेवेंट पॉइंट वो आप नहीं लिख रहे हो। ठीक है, देन फिर से जॉब लॉस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखो इनमें फ़र्क क्या है, अलग अलग पॉइंट क्यों लिखे हैं, वैसे भी ये पॉइंट लिखने नहीं है आपको। ठीक है, तो सही से थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। देखिए काफ़ी कुछ आपने ना एम्प्टी स्पेस छोड़ा हुआ है, इतना स्पेस मत छोड़िए क्योंकि वैसे स्पेस काफ़ी कम मिलता है, और इतना स्पेस आपने छोड़ा है तो मैं बता सकता हूँ कि आपने जो वर्ड लिमिट है वो आपने काफ़ी छोटा ऐसे लिखा होगा क्योंकि आपने काफ़ी सारा स्पेस तो यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, तो ऐसा मत करो यार। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फ्रॉम द अबव इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू दिस कैन बी सीन एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो देखो यार ये अप्रोच सही नहीं है कि आपने वर्ल्ड वॉर टू को लिया, काफ़ी सारी डायमेंशन आपने मिस कर दी। आपने केवल एक ही डायमेंशन आप पकड़ के चले हो, लेकिन बहुत सारी डायमेंशन है जो आपने मिस कर दी। और आप मेरी बात मान के चलो, अगर आपकी डायमेंशन कम होगी तो आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे। ऐसे में फिलोसॉफी क्या होनी चाहिए, मोर डायमेंशन मोर मार्क्स। ठीक है,
But in recent time, the conflict between India, Pakistan, India, China are reaching the world in next world war, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आपने इमेजिन कर लिया है। तो अभी ऐसा मत लिखिए कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना के बीच में इतना हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, तो मत लिखो, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर विल बी ह्यूज बिकॉज दिस वर्ल्ड वॉर विल बी न्यूक्लियर वॉर। तो देखो यार, मतलब न लिखो तो ज़्यादा बढ़िया है। द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 विल बी, तो अभी तो वो हुई नहीं, तो थोड़ा सा ना इमेजिन कम करो, ठीक है, क्योंकि ये सब इररिलेवेंट पॉइंट है। आप केवल वॉर की ही बात कर रहे हो, आपने वर्ल्ड वॉर 1 के पूरे बता दिए क्या इम्पैक्ट है, अब आप बता रहे हो वर्ल्ड वॉर 3 के। तो ऐसे मत करो, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हो एक बार और उसकी भी ज़रूरत थी नहीं, तो फिर से रिपीट क्यों करना है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप ना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए हो जो ऐसे पूछा गया है। और देखिए, ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है फिलोसॉफिकल ऐसे में, तो इसीलिए अब हम काफ़ी कुछ फिलोसॉफिकल ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि आप सब लोग अच्छे से इस तरह के ऐसे लिख पाएँ। देखिए, आपको एनालिसिस अच्छे से करना होगा। जो 30 मिनट्स है ना, वो 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सही से होमवर्क किया नहीं और डायरेक्ट आप ऐसे लिखने लग गए एज ए जीएस आंसर। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है कि टू गेव द ह्यूमैनिटी फ्रॉम दिस, अब देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड टू काउंटर वायलेंस, नॉन वायलेंस इज ओनली इफेक्टिव मीन्स, ठीक है, ये तो सही बात है। फिर आपने लिखा है इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन वायलेंस, और फिर से आपने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो एग्जाम्पल दो। और फिर आपने लिखा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन वायलेंस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेस लॉस ऑफ लाइफ्स, लेस ब्रूटलिटी, लेस सीवियर लॉ, ह्यूज सपोर्ट, इजीली कन्विंस। तो यार देखो, ये पॉइंट सही नहीं है। जो रिलेवेंट पॉइंट है वो लिखो, कोई एग्जाम्पल हो तगड़ा सा वो दीजिए। ये सब तो क्या पेरिफेरल पॉइंट है कि आप गोल गोल घुमा रहे हो, लेकिन जो सेंटर है, जो मतलब रियल एक्सप्लेनेशन है, वो आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद आपने नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दिया है, ऑन सेन सू का दिया है, तो ये अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो ये केस स्टडी आपने बताई, अच्छे पॉइंट आपने यहाँ पे लिखे हैं। फिर आपने लिखा है कि नॉन वायलेंस इज नॉट सो इफेक्टिव व्हेन देर इज कंसर्न ऑफ कंट्री सोवेनिटी, देर इज नीड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एन आई फॉर एन आई अप्रोच। देखो, ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया की जो फिलोसॉफी वो क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी वो भी तो यही है कि हम फर्स्ट पॉलिसी, मतलब सबसे पहले हम यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। और शुरुआत में क्या होता है, टॉक्स होती हैं। तो जब पीस के सारे मीडियम क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद फिर आती है क्या बोलते हैं, जब आप फोर्स का यूज़ करते हो, लेकिन उसका यूज़ भी आप केवल प्रोटेक्शन के लिए करते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट नहीं लिखना चाहिए कि ये पॉलिसी मतलब सही है जब हम बात करते हैं सोवेनिटी की, ठीक है। फिर आपने बताया है कि नीड फॉर एन आई पॉलिसी। अब देखो, इसमें आपने फिर से बुलेट पॉइंट लिख दिए, तो देखो जीएस का आंसर नहीं है। आप पैराग्राफ लेके चलो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि एक तरह का बैलेंस होना चाहिए बिटवीन सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। ये सही बात है, बैलेंस होना चाहिए, पर देखिए जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना, वो एक अच्छी चॉइस होनी चाहिए। आप फोर्स या पावर का यूज़ कब करते हो, जब सारे मीडियम क्लोज हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपके आंसर में आनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी। फिर आपने बताया है कि इंडिया शुड यूज़ सॉफ्ट और नॉन वायलेंट पावर, एंड इफ़ देयर कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट मेजर्ड बाय प्रायर मेथड्स, द हार्ड और मिलिट्री पावर शुड बी यूज। तो देखिए, यहाँ पे आपने सही लिखा है, तो यही चीज़ आपको वहाँ पे भी लिखनी चाहिए थी। तो जो एक एक गैप है ना कम्युनिकेशन का, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं तो जो आपका कंक्लूजन है ना, ये इतना इफेक्टिव कंक्लूजन नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई जीएस का मतलब कंक्लूड आप कर रहे हो जीएस के आंसर को। थोड़ा सा आपको कोटेशन वगैरह लिखने चाहिए, कुछ मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग अपीलिंग सा होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मेरी मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने एक तो काफ़ी सारी डायमेंशन मिस कर दी हैं, आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाए हो, आपके पैराग्राफ के बीच में एक मिसिंग चीज, मतलब एक लिंकेज मिसिंग है। स्ट्रक्चर आपको इम्प्रूव करना होगा, मतलब पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करो, बुलेट पॉइंट में मत लिखो। आपने काफ़ी छोटा ये ऐसे लिखा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, और जब आप सारी डायमेंशन लिख दोगे
तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो जो 30 मिनट्स वाली जो फिलोसॉफी है ना, 30 मिनट्स उस पर आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट्स आप जितना अच्छी उसमें मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको आपकी गलतियाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, जब तक आपको आपकी मिस्टेक्स पता नहीं होंगी आप इम्प्रूव कैसे करोगे। देखिए, काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो उनसे तो आप काफ़ी आगे हो, आपने अटेम्प्ट किया है, तो 50% काम तो आपका यहीं पे हो गया कि आप में इतना करेज है कि आप एक ऐसे लिख के उसको सबमिट कर सकते हो। बाकी लोगों में तो इतना करेज है ही नहीं। ठीक है, तो आप काफ़ी लोगों से आगे हो, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें और करना है। जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनको हम सुधार लेंगे। काफ़ी टाइम है, अभी अभी तो प्रीलिम्स आ रहा है, उसके बाद मेंस आएगा, तो काफ़ी टाइम है। कंटेंट आप अपने आप सीख लोगे जब प्रीलिम्स की तैयारी करोगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो सेशन है हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे इस इनिशिएटिव को, हमारे चैनल को आप फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।